अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में लेक्चर साइकोथेरेपी। ओके, अब साइकोथेरेपी क्या है, इसके इंट्रोडक्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है साइकोथेरेपी की, और फिर साइकोथेरेपी की क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम साइकोथेरेपी करते हैं। ओके, तो इसी लेक्चर में इसी टॉपिक्स को जो है ना हम कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो साइकोथेरेपी है क्या? सबसे पहले जैसे कि नेम से आपको जाहिर है कि इधर है साइको। तो साइको का मतलब जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये पहले सोल समझा जाता था, फिर माइंड में तब्दील हो गया और फिर बिहेवियर में, माइंड एंड बिहेवियर में। अभी जो कंसेप्ट है कि साइको का मतलब क्या है, माइंड एंड बिहेवियर, और थेरेपी का मतलब क्या होता है, हीलिंग और ट्रीटमेंट, इसको हम कहते हैं थेरेपी को। तो अब इसमें जो है ना हम माइंड या बिहेवियर की ट्रीटमेंट करते हैं। अब ये कब करते हैं? जब हमारे माइंड या बिहेवियर में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए या कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, हमारा बिहेवियर नेगेटिव हो जाए या हमारी माइंड के फंक्शन में जो है ना चेंजेस आ जाए, तो उसी चेंजेस को दोबारा अपनी जगह पे लाने के लिए, नॉर्मेलिटी की तरफ लाने के लिए फिर हम थेरेपी करते हैं, और इसी थेरेपी को फिर हम क्या कहते हैं, साइकोथेरेपी। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि साइकोथेरेपी इंक्लूड दोज मीन बाय विच अ थेरेपिस्ट अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड न्यू इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस फॉर अनदर ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक थेरेपिस्ट होता है जो ये थेरेपी करता है या जो ये ट्रीटमेंट करता है, तो उसको हम थेरेपिस्ट कहते हैं। और वो क्या काम करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि एक पेशेंट है तो उस पेशेंट में वो न्यू इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस डेवलप करते हैं। उस न्यू एक्सपीरियंसेस क्यों डेवलप करते हैं? क्योंकि उसके जो पिछली एक्सपीरियंसेस है या जो उसका पिछली वो है कॉग्निशन है वगैरह है या बिहेवियर से, तो वो चेंज हो गई, वो माल एडाप्ट हो गई है। तो अब उस माल एडाप्टेशन को ख़त्म करने के लिए न्यू इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस वो उसमें वो प्रोवाइड करते हैं। और वो न्यू इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस कौन कौन सी है? जैसे कि कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली, ज़्यादा से और ज़्यादा बेहतर अंदाज से कम्युनिकेशन करना, तो ये उसको सिखाता है कौन? थेरेपिस्ट। तो ये न्यू एक्सपीरियंस है। बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशंस, और साथ में जो है ना डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, ओवरकम सोशल एंजाइटी, प्रोसेस ट्रामा। तो ये सारी ऐसी एक्सपीरियंसेस है जो पेशेंट के लिए न्यू होता है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी जो एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस थिंग्स वो माल एडाप्ट हो गई है। तो अब आपने जो है ना इसमें नॉर्मल एक्सपीरियंसेस दोबारा उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये कौन सी टेक्निक में होता है, ये न्यू एक्सपीरियंसेस? ये साइकोथेरेपी में होता है। दीज एक्सपीरियंसेस आर डिजाइन टू एनहांस वन एबिलिटी टू मैनेज सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस। अब ये जो एक्सपीरियंसेस है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो एनहांस करे पेशेंट की एबिलिटी को, कि वो उसका जो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस है, उसका जो डिस्ट्रेस या उसका जो वो होता है ना पर्सनल डिस्ट्रेस उसका होता है, या जो मूड चेंजेस उसमें आई हुई है माल एडाप्टिव, तो वो उसकी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो उसकी चेंज हो जाती है। तो उसी को मैनेज करने के लिए फिर क्या करते हैं, उसी को मैनेज करने के लिए फिर ये न्यू एक्सपीरियंसेस उसी प्रोवाइड करते हैं। ओके, अच्छा, अब साइकोथेरेपी में फिर हम क्या पढ़ते हैं कि इट कैन अल्टर द प्रॉब्लम, इट कांट अल्टर द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इन विच पेशेंट लिव्स। अब ये इसमें होता है कि इसमें साइकोथेरेपिस्ट जो है ना वो उसकी जो प्रॉब्लम होता है उसको चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वो डिप्रेशन का शिकार है, तो या एंजाइटी है उसे, या वो है बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर से है वो, तो अब ये जो थेरेपिस्ट है ये उसका वो कंडीशन चेंज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि उसका डिप्रेशन ख़त्म करे या उसका वो माल एडाप्टिव बिहेवियर जो है ना वो ख़त्म करे। ये जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उस प्रॉब्लम के खिलाफ जो पेशेंट का रिस्पांस है उस रिस्पांस को साइकोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, वो चेंज करता है। ओके, बट इट कैन एनहांस सेल्फ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ये उस पेशेंट में सेल्फ एक्सेप्टेंस पैदा करता है कि ये आपको ये चीज़ है, आप इसको जो है ना क्या करो, एक्सेप्ट करो कि मुझे ये बीमारी है। देन एम्पावर द पेशेंट टू मेक लाइफ चेंजेस। फिर क्या करता है, उस पेशेंट को वो एम्पावर करता है कि अब इस चीज़ के खिलाफ अब चेंजेस लेके आए। जिस तरह के हमारे एनवायरनमेंट में होता है कि कोई न्यू चीज़ आती है तो फिर हम उस न्यू चीज़ को मना नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने आप को उस चीज़ के लिए अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह जब आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रेस वगैरह आ जाए तो फिर थेरेपिस्ट क्या करते हैं, उस पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी लाइफ को इसी के अडॉप्ट बना दो या अपनी लाइफ को चेंज करो, ऐसा चेंज करो ताकि ये चीज़ जो है ना ये ख़त्म हो जाए। एंड हेल्प पेशेंट टू कोप विद एनवायरनमेंट मोर इफेक्टिवली। और ये थेरेपिस्ट पेशेंट को हेल्प करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली जो है ना अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करे, कोऑपरेट करे या कोप करे। ओके, जो उसके स्ट्रेस एनवायरनमेंट है तो उस स्ट्रेस एनवायरनमेंट को क्या करे, वो अडॉप्ट करे उसको।
अच्छा, अब ये हो गया साइकोथेरेपी। अब ये दो टर्म हमारे पास होते हैं, एक होता है काउंसलिंग, दूसरा होता है साइकोथेरेपी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? तो काउंसलिंग जैसे कि एक जनरल टर्म होता है, जनरली हम इसको यूज़ करता है, ये एक शॉर्ट टर्म थेरेपी होता है या प्रॉब्लम फोकस होता है। मतलब किसी को कोई मसला आया है और उस मसले के बारे में जो है ना आप उससे बात करते हो। अब इसमें जो है ना साइकोथेरेपी, काउंसलिंग में ये होता है कि काउंसलिंग में आप किसी को वो एडवाइस सिर्फ दे सकते हो, एडवाइस नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप पेशेंट को ये नहीं कह सकते कि आपने काउंसलिंग में आप किसी को ये नहीं कहते कि आपने ये काम करना है, लेकिन आप उसको सिर्फ सजेशन देते हो कि इस तरह की काम करना चाहिए आपको। तो क्या होता है? काउंसलिंग होता है। नॉट नीड मच क्वालिफिकेशन। अब काउंसलिंग जो है ना हर कोई करता है, चाहे उसके साथ क्वालिफिकेशन हो चाहे नहीं हो। नॉट टू मच स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज। अब ये जो काउंसलिंग होता है ये ना स्ट्रक्चर भी नहीं होता, ऑर्गेनाइज पैटर्न भी नहीं होता। लेकिन इसके खिलाफ जब आप साइकोथेरेपी को देखें तो ये मोर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज होता है। इसके अपनी जो है ना स्पेशलिस्ट होते हैं, क्वालिफिकेशन इसके लिए दरकार होता है। और ये क्या होता है? ये कभी कभार लॉन्ग टर्म ज़्यादातर होता है और ये डीपर रूटेड होता है। मतलब ये कि सरफेस नहीं होता। इसमें जो है ना आप सिर्फ वो सजेशन नहीं देते, आप इसमें जो है ना आप एडवाइस करते हो। आपके पास पेशेंट आता है, उस पेशेंट की आप जो है ना ट्रीटमेंट करते हो। तो क्या होता है? साइकोथेरेपी ट्रीट मेंटल हेल्थ इश्यूज। और इसमें जो है ना ज़्यादातर मेंटल हेल्थ इश्यूज साइकोथेरेपी के थ्रू जो है ना वो ट्रीट करते हैं, लेकिन काउंसलिंग जो है ना किसी भी चीज़ के लिए यूज़ होता है। ओके, अच्छा, अब क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की क्लासिफिकेशन क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू हु इज इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट, कौन इन्वॉल्व है, तो उसी के बेस पे जो है ना इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, कपल थेरेपी, फैमिली थेरेपी, जो इनमें हम डिटेल से डिस्कस करवाते हैं वन बाय वन को। ओके, फिर ये जितने लोग उसमें इन्वॉल्व है उसी के बेस पे हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है, और उस क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एंड मेथड यूज, कौन सी कंटेंट यूज हुई है या कौन सी मेथड यूज हुई है। ओके, तो उस मेथड या कंटेंट के हिसाब से, या मतलब आप जो थेरेपी करते हो तो उस थेरेपी में क्या कंटेंट्स है, उसकी क्या सब्जेक्ट्स है, तो उसी के बेस पे जब आप करते हो तो एक में इसमें एक होता है एनालिटिकल साइकोथेरेपी, दूसरा होता है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, तीसरा होता है कॉग्निटिव, और चौथा होता है बिहेवियरल थेरेपी या कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल इकट्ठा होता है। ऑल साइकोथेरेपीज आर एम्ड एट चेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। अब ये जितने भी थेरेपीज हमने पढ़ी ना, ये टाइप्स है, इसको वन बाय वन हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इस सारों का एक ही मकसद होता है कि वो पेशेंट के जो एस्पेक्ट्स है या जो पेशेंट में माल एडाप्टिव बिहेवियर्स है, तो उसको क्या करे, उसको पेनिश करे, हाँ, ख़त्म करे। अच्छा, अब इसकी साइकोथेरेपी, ये जितने भी थेरेपीज हमने पढ़ी थी इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर वन बाय वन हम पढ़ेंगे कि हर एक की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेकिन इसमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है तो सबसे पहले ये है कि बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जितने भी थेरेपीज हमने पढ़ी ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बेस करता है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। वो है जैसा कि CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, या साइकोडायनामिक थेरेपी, साइको एनालिसिस हो गया। तो वो किस चीज़ पे, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे ज़्यादातर बेस नहीं करता, वो फिर बेस करता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपनी कॉग्निशन, आपकी थिंकिंग में, आपकी थॉट पे। और साइकोडायनामिक या साइको एनालिसिस आपके अनकॉन्शियस माइंड पे जो है ना वो क्या करते हैं, वो बेस्ड करता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पे ज़्यादातर बेस नहीं करता। ओके, तो ये है, लेकिन ज़्यादातर वो क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे बेस करता है। और ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो CBT और साइकोडायनामिक्स को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के साथ। यूज्ड वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल एज हीलिंग एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये साइकोथेरेपी में ज़्यादातर थेरेपिस्ट ऐसा करता है कि वो दो अपने या थेरेपिस्ट और दूसरे बंदे के दरमियान या दो बंदों के दरमियान जो है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन पैदा करते हैं, और उस वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना वो क्या करते हैं, वो थेरेपी करता है, वो उस माइंड की चेंजिंग करता है। तो एज अ हीलिंग एलिमेंट जो है ना वो क्या करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन को, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को यूज़ करता है। अभी हम बाद में जब ये टाइप्स पढ़ेंगे तो आपकी ये बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज ऑन द पार्ट ऑफ द थेरेपिस्ट एंड यूजिंग कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप इन हीलिंग वे। अब ये जो दो बातें हमने पढ़ी, एक कम्युनिकेशन यूज़ करता है और दूसरा जो है ना क्या यूज़ करता है, एक कम्युनिकेशन यूज़ करता है और दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अब एक ऐसा एक्सपर्टीज बंदा इसके लिए चाहिए होता है कि इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को और वर्बल कम्युनिकेशन को दोनों इफेक्टिवली यूज़ करे पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए। तो इसी को जब आप इफेक्टिवली पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हो तो फिर उसके लिए एक बंदा दरकार होता है, एक्सपर्ट या क्वालिफाइड बंदा, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइकोथेरेपिस्ट कहते हैं। ओके, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। अच्छा, इसमें जो है ना फिर क्या है,
फिर कॉमन कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन रेशनली और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पेशेंट प्रॉब्लम। अब ये जो अप्रोच आप करते हो पेशेंट को, जो ट्रीटमेंट आप अप्लाई करते हो, तो ये क्या होगा, ये रेशनल बेस होगा। मतलब आपके पास कोई रेशनली होगा कि मैं ये ट्रीटमेंट इसके लिए चूज करता हूँ, तो क्यों चूज करता हूँ। और वो क्या होगा, वो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होगा, एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे होगा दैट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पेशेंट प्रॉब्लम। अब ये जो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर और रेशनल बेस आप जो अप्रोच करते हो उसे, तो वो अप्रोच ऐसा होगा, तब वो अप्रोच आप करोगे जब तक जो है ना आप पेशेंट के प्रॉब्लम को समझ जाओ, उसकी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम के बेस पे जो है ना आप रेशनलाइज और स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज उसके लिए क्या करो, उसके लिए ट्रीटमेंट ढूंढो। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम साइकोथेरेपी में केस फॉर्मुलेशन कहते हैं। केस फॉर्मुलेशन क्या होता है कि जब आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो सबसे पहले आप पेशेंट के सिम्टम्स को देखो, फिर पेशेंट के हिस्ट्री को देखो, फिर जो है ना उसकी करंट फंक्शनिंग, कैसा फंक्शन अभी वो करता है, परफॉर्म करता है, फिर उसको कौन सी प्रॉब्लम्स है, और साथ में जब अब ये सारी चीज़ें जो है ना आप वो ऑब्जर्व करो, तो इनमें जो है ना आप फिर उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बना दो। और वो ट्रीटमेंट प्लान रेशनल बेस होगा, आपके पास जो है ना कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर उसका होगा, ऑर्गेनाइज होगा, और तभी आप करोगे जब आपको ये सिम्टम्स, ये करंट फंक्शनिंग या पेशेंट प्रॉब्लम समझ आ जाए, तो क्या होगा, आपके पास ये केस फॉर्मुलेशन होगा। तो आपने केस फॉर्मुलेट कर दिया और ट्रीटमेंट प्लान उसे लिख लिया। तो ये कॉमन करेक्टर, यूज ऑफ द स्पेसिफिक प्रोसीजर इन द रिलेशनशिप दैट इज लिंक्ड टू द रेशनली। अब ये जो आपने केस फाइंडिंग किया ना, आपने रेशनल और कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, तो इसी के लिए फिर आप स्पेसिफिक प्रोसीजर वो यूज़ करो, और वो स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है क्या होगा, उस रेशनल बेस होगा। स्ट्रक्चर रिलेशनशिप जैसे कि हमने पढ़ा, और साथ में एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस ये जो आप अप्लाई करती हो, जो ट्रीटमेंट आप करते हो, तो उस ट्रीटमेंट से आप खुद मुतमईन हो कि ये पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं करोगे कि आप जो है ना तुक्का वाइज जो है ना आप कोई ट्रीटमेंट उसके लिए जो है ना वो करो कि हो सकता है ये करे, नहीं, आप उसकी एक्सपेक्टेशन हो आपके साथ कि वो ला सकता है। अच्छा, अब हम जो है ना क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपी 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में क्या, टाइप ऑफ साइकोथेरेपी दैट फोकसेस ऑन चेंजिंग अनहेल्दी बिहेवियर टू हेल्दी बिहेवियर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अनहेल्दी बिहेवियर को चेंज करते हैं हेल्दी बिहेवियर में। बिहेवियर थेरेपी इसको कहते हैं। बिहेवियर थेरेपी सिंपल ये है कि जो बिहेवियर माल अडॉप्ट हुई है, तो आप उस बिहेवियर को आप दोबारा नॉर्मलाइज करो। ओके, इसका मेन एम क्या होता है कि आप बिहेवियर को चेंज करो अनहेल्दी से हेल्दी या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ड्राइव फ्रॉम ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म। अब ये जो बिहेवियर है, बिहेवियर थेरेपी, तो ये डिफरेंट अप्रोचेस से जो है ना इन रिजल्ट में आया है, जिसमें सबसे पहला अप्रोच ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म है। ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म का आइडिया क्या है, आइडिया उसका ये है कि नॉट नेटिव आइडियाज और नॉट नेटिव बट कम्स फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन वी एंड वर्ल्ड। ये कहता है कि हमारी दिमाग में जो आइडियाज होते हैं ना, ये आइडियाज हमारी अपनी नहीं होती, या हमारी दिमाग में जो है ना ये नेटिव नहीं होती, लेकिन जब हम इंटरेक्शन करते हैं वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ, तो उसी इंटरेक्शन से जो है ना ये क्या आता है, हमारे ये आइडियाज हमारी माइंड में आते हैं। तो सिंपल इसका मतलब ये बिहेवियर की तरफ इशारा है कि हमारा बिहेवियर जो है ना ये अडॉप्ट होता है बाहर से, एनवायरनमेंट से। ओके, फिर जो है ना पाउलो स्टडी ऑफ कंडीशनिंग, उनने जो है ना पाउलोज ने वो कुत्ते पे उन्होंने वो किया था कि जो नेचुरल स्टिमुलाई था, तो किस तरह जो है ना वो फूड जब उसको दिखा रहा था, तो उसके वो स्टमक में जो है ना वो जूस रिलीज हो रही थी। ओके, रिसर्च एंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कंडक्टेड बाय बिहेवियर्स। अब डिफरेंट बिहेवियर जैसे कि स्कैनर, बेप्टिस था, वोल्ट था या इसेनकी था, तो इन सारों ने जो है ना बिहेवियर स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम भी उन्होंने किया कि डिफरेंट रिसर्चेस किया, और इसी के एंड पे जो है ना बिहेवियरल थेरेपी ये वजूद में आया है। ओके, अच्छा, अब बिहेवियरल थेरेपी में क्या होते हैं, वर्क विद ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। अब बिहेवियरल थेरेपी में आप ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आप उस पेशेंट की उस कैरेक्टरिस्टिक्स पे काम करते हैं जो आपको पता होता है, मतलब सब्जेक्टिव फीलिंग्स नहीं होती। ऑब्जर्वेबल फिनोमेना होता है रेफर टू एज बिहेवियर, जिसको हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल होते हैं, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज। इसमें होते हैं फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि रैंकिंग हो गया, ईटिंग हो गया, टॉकिंग, कंप्लीटिंग अ सीरियल सिक्वेंशियल एक्टिविटी। तो अब ये सीरियल सिक्वेंशियल एक्टिविटी को कंप्लीट करना, ये भी एक बिहेवियर होता है। सीक्वेंशियल एक्टिविटी क्या होता है कि आप सीक्वेंस के साथ एक्टिविटीज को करो, आप जो है ना एक काम को खत्म करो उसके बाद दूसरा काम को शुरू करो, तो ये क्या होता है, सीक्वेंशियल एक्टिविटीज। अब ये जो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज है, ये क्या करता है, ये जो है ना आपके हैबिट फॉर्मेशन करते हैं और साथ में सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं। हैबिट फॉर्मेशन किस तरह करते हैं कि जब आपकी एक्टिविटीज सीक्वेंशियल हो, तो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज के साथ जो है ना आप बिहेवियर को इजीली परफॉर्म कर सकते हो। मतलब आप एक बिहेवियर को खत्म करो दूसरे को शुरू करो, तो ये आपके हैबिट फॉर्मेशन
करते हैं। दूसरा, ये आपकी सोशल इंटरेक्शन को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपकी सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ हो, आप एक्टिविटीज़ को ख़त्म करो, दूसरे को शुरू करो, फिर तीसरे को, तो आपका एक गोल होगा, और वो गोल सिर्फ आपका नहीं होगा, आपके साथ जो और लोग होते हैं उसको भी पता होता है कि अब ये एक्टिविटी शुरू होने वाले या ख़त्म हो गया। तो आप सोसाइटी में एक कॉमन गोल होगा, या आपका जो ग्रुप है उसमें एक कॉमन गोल होगा। तो कॉमन गोल क्या करते हैं? आपकी सोशल इंटरेक्शन को और भी बढ़ाते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्टिविटी आपकी हैबिट फॉर्मेशन और सोशल इंटरेक्शन को क्या करते हैं? वो बढ़ाते हैं। तो ये एग्जांपल है बिहेवियर की, कि बिहेवियर जो है ना क्या होते हैं, और फिर बिहेवियर थेरेपी आप किस तरह करोगे। तो बिहेवियरल टेक्निक्स जो है ना अभी उसके लिए हम पढ़ते हैं। डू नॉट नेसेसरीली हेल्प द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हिज मोटिवेशन एंड इमोशन। अब बिहेवियरल टेक्निक्स में ऐसा होता है कि आपको ये लाजमी नहीं है कि पेशेंट को अपनी उस पे जो गुजर रहा है या उसकी जो इमोशंस है, मोटिवेशन है, वो उसको ज़रूर मालूम हो और उसके बाद आप उसके लिए जो है थेरेपी करो। नहीं, बहुत सी हालात में ऐसा होता है, बट सम बिलीव्स दैट द चेंज ऑफ पेशेंट बिहेवियर में लीड टू चेंजेस इन हाउ पेशेंट थिंक एंड फील्स। अब ये बहुत सारे वो होते हैं ना, इसको हम बिहेवियरल एक्टिवेशन मॉडल भी कहते हैं, कि आप जब पेशेंट के बिहेवियर को आप चेंज करो, तो उस पेशेंट के बिहेवियर की चेंजिंग से ही उसकी थिंकिंग और फीलिंग में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। ओके, तो ये बिहेवियर क्या होते हैं? ये बिहेवियरल एक्टिवेशन मॉडल है। तो आपको जो है ना ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना एक पेशेंट है पूबिया के साथ, और वो पूबिया उसमें फियर है स्पाइडर से। ओके, तो अब ये उसके लिए लाजमी नहीं है कि आप पेशेंट को ये समझा दो कि आपको स्पाइडर से ये जो फियर है ये क्यों है, आपको उसके पीछे मोटिवेशंस क्या है, मोटिव क्या है इसके। लेकिन आप क्या करो, आपको ये लाजमी है या थेरेपिस्ट को ये लाजमी है कि वो फियर स्पाइडर इन ऑर्डर टू ओवरकम पूबिया, आप जो है ना उसकी वो करो, फियर को ख़त्म करो। और वो ख़त्म होना इसी से हासिल नहीं हो सकता कि आप ज़रूरी है पेशेंट को समझा दो कि ये आपको क्यों है। ओके, तो लाजमी नहीं होता। हाँ, आप अंडरस्टैंड करवा सकते हो, लेकिन नेसेसरी हेल्पफुल या नेसेसरी नहीं होता कि आप पेशेंट को ये समझा दो कि ये फियर जो है ना इसकी बिहाइंड कौन सी इमोशंस इन्वॉल्व है या कौन सी मोटिव इन्वॉल्व है। ओके, लेकिन आप डायरेक्टली जो है ना उसकी फियर को ख़त्म कर सकते हो। ओके, तो जब आप उसकी बिहेवियर को चेंज करो तो ऑलरेडी उसकी थिंकिंग और परसेप्शन जो है ना वो चेंज हो गया और वो बिहेवियर ख़त्म होगा। इसमें सिम्टम्स कौन कौन सी उसमें जो है ना बिहेवियरल टेक्निक्स जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। पूबिया में, ऑब्सेशंस में, ईटिंग में, सेक्सुअल डिसऑर्डर में, जनरल एंजाइटी में, माइल्ड डिप्रेशन में और अल्कोहल अब्यूज़ वगैरह, इन सारों में जो है ना हम बिहेवियरल थेरेपी करते हैं। ओके, अच्छा, अब बिहेवियरल थेरेपी के डिफरेंट टाइप्स है, 3 टाइप्स इसमें हम पढ़ेंगे। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग। इसमें क्या होता है? वर्क ऑन व्हाट द पेशेंट डज। आपको ये लाजमी याद रखना है कि जितने भी बिहेवियरल टेक्निक आप अप्लाई करते हो ना, बिहेवियरल चाहे जो भी हो, लेकिन आप में उसमें ये बात ख्याल रखना है कि आप पेशेंट से वो काम करवाओगे जो पेशेंट करना चाहता है। ऐसा ना हो कि पेशेंट जो है ना कोई काम ना करना चाहता हो और आप उस पर ज़बरदस्ती करो कि नहीं ये काम, तो वो ऑलरेडी मेंटली इल है और दोबारा आप उस पर जो है ना फोर्स कर रहे हो, तो वो हो सकता है आपका जो टेक्निक है उससे वो मुकम्मल इनकार करे। तो आप पेशेंट पे ये जो सारी टेक्निक्स हम पढ़ते हैं ना, तो ये इसलिए पढ़ते हैं कि आप इसमें जो है फिर चूज़ करोगे, वो चूज़ करोगे जो पेशेंट करना चाहते हैं, जो पेशेंट वेलिंग है। ओके, सबसे पहले बिहेवियरल टेक्निक जो है ना वो क्या है? वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग यूज टू टीच पेशेंट टू कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज। अब रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में क्या होता है कि थेरेपिस्ट पेशेंट को ये सिखाता है कि आपने किस तरह अपने बॉडी पे कंट्रोल लेना है। तो अचीव वॉलंटरी कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग ऑफ टेंशन, अपनी टेंशन पे आपने जो है ना किस तरह की कंट्रोल लेनी है वॉलंटरी, तो वो पेशेंट उस थेरेपिस्ट पेशेंट को सिखाता है। तो अचीव रिलैक्सेशन, जब आप रिलैक्सेशन अचीव करवाना चाहते हो, दे आर इंस्ट्रक्टेड टू मूव थ्रू द मसल ग्रुप्स ऑफ द बॉडी एंड मेक देम टेंस एंड रिलैक्स। तो जब रिलैक्सेशन आप पेशेंट को सिखाते हो ना, तो आप उसको ये इंस्ट्रक्ट करवाओगे कि आपने किस तरह मसल्स को, अपनी बॉडी के मसल को आपने किस तरह टेंस करना है, मतलब टाइट करना है, और फिर उसको रिलैक्स किस तरह करना है। जैसे कि इसके डिफरेंट पाम है। पहला पाम जो है इसका है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, या जिसको हम कहते हैं पीएमआर। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में पेशेंट जो है ना मसल को टाइट करते हैं पहले, और फिर उसको क्या कहते हैं? रिलैक्स मसल, फिर रिलैक्स कर। जैसे कि आपने पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, जो लोग योगा करते हैं, तो योगा में जो है ना वो स्टैंडिंगली बैठे रहते हैं तकरीबन 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। तो वो क्या करते हैं? अपने मसल को जो है ना टेंस करते फिर रिलैक्स करते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है ना डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग। डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग में क्या होता है कि वो ब्रीथिंग डीपली एंड स्लोली फ्रॉम डायफ्राम, वो डायफ्राम से मतलब नीचे से जो है ना वो क्या करते हैं? वो ब्रीथिंग करता है, डायफ्राम से वो ब्रीथिंग करता है डीपली और स्लोली। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डीप ब्रीथिंग टेक्निक भी कहते हैं, डायफ्राग्मेटिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। गाइडेड इमेजरी, इसको जो है ना आप इमेजेस दिखाते हो, इमेजेस इन अ काम एंड पीस
प्लेस। ओके, तो पीसफुल प्लेस पे जो है ना आप वो इमेजेस अपने आप को देखता है कि मैं जो है ना इसी खुशी वाली जगह में हूँ, और अपने आप को जो है ना एक इमेजिनरी दुनिया अपने लिए बनाता है, ख्याली दुनिया बनाता है। तो उसी के थ्रू जो है ना अपने आप को रिलैक्स कर सकता है। ओके, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग में क्या होता है कि प्रेजेंस एंड विजुअलाइजेशन, अपने आप को विजुअलाइज करते हैं। प्रेजेंस अपने आप से जो है ना वो क्या करते हैं, प्रेजेंस अपने आप को बताते हैं और इस तरह की विजुअलाइजेशन अपने लिए करते हैं। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग इसको हम कहते हैं कि खुद ब खुद जो है ना अपने लिए वो क्या करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करता है, चीज़ें अपने सामने लेके आते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स है या डिफरेंट टेक्निक्स है जिसके थ्रू आपने रिलैक्सेशन करना है अपनी बॉडी की। अच्छा, फिर इसके बाद आता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ये रिलैक्सेशन ट्रेनिंग था। दूसरा जो बिहेवियरल थेरेपी का टाइप है वो है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें टीचिंग हाउ टू रिड्यूस और कंट्रोल द फियर एलिसिटेड बाय स्पेसिफिक स्टिमुलाई। इसमें जो स्पेसिफिक स्टिमुलाई से आपको जो फियर आया है उसको आपने किस तरह ख़त्म करना है, या रिड्यूस करना है या कंट्रोल करना है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में हम जो है ना उसको रिड्यूस करते हैं, ज़्यादातर ख़त्म नहीं कर सकते, हम रिड्यूस करते हैं या कंट्रोल करते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में। अब ये कहते हैं ट्रेनिंग टू रिड्यूस टेंस एंड एनॉक्सियस रिस्पॉन्स टू पीयर स्टिमुलाई। द थेरेपिस्ट में आस्क द agoraphobic patient to imagine to visit the shopping mall where the पेशेंट टाइपिकली डेवलप्स पैनिक। तो अब ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसे पेशेंट है जो एगोराफोबिक है। एगोराफोबिक वो पेशेंट होता है जिसको फियर ऑफ क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, मतलब क्राउडेड प्लेसेस में जब वो जाता है तो अपने आप में वो फियर उधर महसूस करता है कि अगर खुदा न खास्ता उधर अभी जो है ना बमबारी हो गया तो मैं किस तरह यहाँ से निकलूंगा, कोई और हलचल मच गया तो मैं किस तरह यहाँ से निकलूंगा। तो वो क्या होता है, वो एगोराफोबिक पेशेंट होता है। तो आप इस तरह करोगे कि अगर कोई एगोराफोबिक पेशेंट है तो आप उसको जो है ना ग्रेजुअली एक्सपोज करोगे क्राउडेड एरिया में। आप जो है ना ग्रेजुअली उसको एक्सपोज करोगे क्राउडेड एरिया में, ताकि उसका जो पैनिक है वो उधर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो इसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। लेकिन जब आप एक्सपोज करोगे तो एक्सपोजर से पहले आपने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक बताना है, रिलैक्स करना है उसको टू डिमिनिश पैनिक एंड प्लेस एट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। और फिर उसका जो पैनिक है ना तो वो अपने कंट्रोल में लाना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फोबिया एंड एंजाइटी। सबसे पहला स्टेप सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन में कि आप फोबिया या एंजाइटी को आइडेंटिफाई करें कि इसको किस किस्म का फोबिया है। जैसा कि इधर जो है ना इधर इसको एगोराफोबिया है। फिर आप हायरार्की पियर को आप हायरार्की करें कि इसको माइल्ड लेवल ऑफ पियर है, मॉडरेट लेवल ऑफ पियर है या सीवियर लेवल ऑफ पियर है। फिर क्या करें, आप उसको उसी हिसाब से आप उसको रिलैक्सेशन टेक्निक बता दें कि अब आपने कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक के बाद जो है ना फिर आप उसको ग्रेजुअली एक्सपोज करें उस पियर को या उस पैनिक को ग्रेजुअली। और वो जो एक्सपोजर आपका होगा वो हायरार्की वाइज होगा, मतलब ये कि पहले आप माइल्ड को एक्सपोज करें, माइल्ड पियर को, फिर मॉडरेट को, फिर जो है ना आप इनमें लास्ट में सीवियर को। तो इसी के थ्रू जब आप रिपीटेडली उसको एक्सपोज करोगे एक पियर को तो उसका जो पियर है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। थर्ड फॉर्म ऑफ बिहेवियरल थेरेपी इज फ्लडिंग है। फ्लडिंग में क्या होता है, एम टू एस्टिग्मेश एंजाइटी प्रोड्यूस बाय पियर स्टिमुलाई। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो है ना पियर स्टिमुलाई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हो। उसमें हम रिड्यूस करते थे, इसमें मुकम्मल तौर पर ख़त्म। उसमें हम ग्रेजुअल एक्सपोजर करते थे, इसमें जो है ना आप इमीडिएट एक्सपोजर करते हो। ओके, हाउ प्लेसिंग द पेशेंट इन कंटिन्यूस कंटेक्ट विद द स्टिमुलस एंड हेल्पिंग देम लर्न दैट स्टिमुलस डज नॉट लीड टू एनी फियर कंसिक्वेंसेस। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पेशेंट को कंटिन्यूसली वो जो फियर होता है ना, जिस चीज़ से उसे खौफ होता है, तो उसी के साथ आप उसको बिठाओगे कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग टाइम। और पेशेंट को आप ये सिखाओगे कि ये जो है ना आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ओके, अब फ्लडिंग इज एक्सटेंडेड पीरियड एंड सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन पर ब्रीफ टाइम ऑफ पीरियड। तो ये एक्सटेंडेड पीरियड के होता है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन पर ब्रीफ टाइम। अब फ्लडिंग जो है ना वो लो सक्सेस रेट इसके होते हैं और सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन के हाई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि उसमें गलत इफेक्ट उस पर पड़ जाए पेशेंट पे। क्योंकि फ्लडिंग में आप एकदम जो है उसको पेन या पैनिक या फियर को एक्सपोज करते हो, तो ये थोड़ा सा खतरनाक होता है, इसकी सक्सेस रेट कम होता है फ्लडिंग की। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन आप ग्रेजुअल करते हो, टाइम लेता है और वो क्या होता है, उसकी सक्सेस रेट हाई होता है। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, आप फ्लडिंग को कब सेलेक्ट करोगे या सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन को कब सेलेक्ट करोगे। तो ये इसकी तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया लेवल ऑफ एंजाइटी पे। अगर पेशेंट हाई लेवल ऑफ एंजाइटी में है तो फिर आपने फ्लडिंग टेक्निक अप्लाई करना है। अगर पेशेंट हाई लेवल ऑफ एंजाइटी, याद रखिए, तो हाई लेवल ऑफ एंजाइटी के साथ दूसरा है, ऐसा नहीं कि पेशेंट हाई लेवल ऑफ एंजाइटी हो और उसके साथ कोपिंग स्किल नहीं हो और आपने जो है ना फ्लडिंग के थ्रू डायरेक्टली आपने जो है ना उसको फियर को जो है ना वो किया, एक्सपोज किया और वो जो है ना उस पर गलत असर पड़ गई। तो आपने उसकी कोपिंग स्किल को भी चेक करना है कि उसमें इतनी कोपिंग स्किल्स है कि नहीं कि मैं इसको हाई लेवल ऑफ एंजाइटी वाला पेशेंट है और मैं उसको एक्सपोज करता हूँ तो वो कोप कर सकता है उसके साथ या नहीं कर सकता।
तो अगर उसके साथ कोपिंग स्किल ज़्यादा हो तो फिर आप फ्लडिंग की तरफ जाओगे, अगर कम हो तो फिर आप सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। और विलिंग टू पार्टिसिपेट लीड टू सक्सेसफुल पेनलेस, दोनों में सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग दोनों में आप पेशेंट को तब एक्सपोज करोगे जब वो क्या करे, वो वेलिंगनेस शो करे कि अब मैं एक्सपोज होना चाहता हूँ। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये हो गया आपका सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन। इसके बाद फिर आता है सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग, जो बिहेवियरल थेरेपी था वो खत्म हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन साइकोथेरेपी, वो है कॉग्निटिव थेरेपी है। कॉग्निटिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉग्निशन या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, या जिसको हम कहते हैं स्केमेटा। तो ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके मेंटल इमेजेस होते हैं या फ्रेमवर्क होते हैं या आपकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड होता है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपने दिमाग में हर एक चीज़ का एक पिक्चर बनाता है, फिर उसको जो है ना उसी नाम से याद रखता है। जब आप उसको उसका नाम लेते हो ना तो डायरेक्टली उसके दिमाग में वो पिक्चर आता है। तो ये क्या, इसको हम कहते हैं स्कीमा कहते हैं या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जो बचपन में डेवलप होते हैं। मोर देन 90% बचपन में डेवलप होते हैं। जो इंसान बढ़ जाता है तो उसकी मेंटल में जो है ना माइंड में वो इमेजेस होती है, तो उसको हम स्कीमा या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि शेप द वे पीपल रिएक्ट एंड अडॉप्ट टू वैरायटी ऑफ सिचुएशन दैट दे एनकाउंटर इन देयर लाइफ। तो अब ये स्कीमा है कि इस स्कीमा के थ्रू जो है ना लोग रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस को विद थ्रू आउट देयर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो इस स्कीमा के थ्रू जो है ना डिफरेंट चीज़ों को जिस तरह उसने परसीव किया हो, जिस तरह इमेज उन्होंने बनाया हो, तो वैसी ही जो है ना वो करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बच्चों को जो है ना ज़्यादातर फिल्म ड्रामे वगैरह ये नहीं दिखाओ, इसके माइंड में जो है ना उसी की तरह फिर इमेज बनता है और इस तरह फिर वो बिहेव करता है। ओके, तो ये स्कीमा होता है, जिस चीज़ का स्कीमा आपके जहन में बन गया तो वही स्कीमा जो है ना फिर आप बिहेवियर पे भी शो करोगे। तो अब ये स्कीमा जब आपका ख़राब हो जाए, ये जो मेंटल इमेज आपका माल एडाप्ट हो जाए, तो उस माल एडाप्ट को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए फिर हम कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं। अब ये स्कीमा होता है ये दो टाइप्स की। इसको हम पहले वाला पर्सनल स्कीमा जो हमारी अपने बारे में क्या इमेज है, और दूसरा सोशल स्कीमा कि हम बाहर वर्ल्ड के बारे में हमारा क्या इमेज है, सोशल स्कीमा। अब इस स्कीमा को जब माल अडॉप्ट हो जाए तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। एम क्या होता है कॉग्निटिव थेरेपी के, टू एबॉलिश नेगेटिव थॉट्स व्हिच अलाउ सिम्टम्स टू परसिस्ट। अब इसका मेन एम ये होता है कि जो नेगेटिव थॉट्स आपकी सिम्टम्स को, आपकी बीमारी के सिम्टम्स को जो है ना वो परसिस्ट करते हैं, तो इसको आप क्या करो, उसको ख़त्म करो। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको आप ख़त्म करो। और मूड्स एंड फीलिंग्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर थॉट्स एंड द साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आर कॉज्ड बाय हैबिचुअल एरर्स इन थिंकिंग। हमारी जो मूड्स और फीलिंग है तो ये हमारी थॉट्स जो है इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो ये हमारे थॉट्स और फीलिंग्स में आती है। इसी की वजह से जो है हमारे मूड्स भी मुतासर होते हैं और हमारी थिंकिंग में एरर्स आते हैं। ओके, बाय करेक्टिंग दीज डिस्टॉर्टेड वेज ऑफ थिंकिंग थेरेपिस्ट रिस्ट्रक्चर पेशेंट व्यूज ऑफ देमसेल्फ। अब इसी थिंकिंग को जब आप करेक्ट करना चाहते हो तो इसी के लिए थेरेपिस्ट फिर क्या करते हैं, फिर रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं आपके माइंड की, आपके उस मेंटल इमेजेस की। ओके, अच्छा, अब कॉग्निटिव थेरेपी में 3 मेजर कॉग्निटिव पैटर्न्स ऑब्जर्व्ड इन डिप्रेशन बाय बेक। अब ये बेक ने जो है ना 3 मेजर कॉग्निटिव पैटर्न जो है ना वो ऑब्जर्व की डिप्रेशन में, कि जो डिप्रेशन वाला पेशेंट थे तो उसमें ये 3 मेंटल कॉग्निटिव पैटर्न्स होते हैं। पहला पैटर्न उसमें नेगेटिव व्यू ऑफ वन सेल्फ, अपने आप के बारे में जो है नेगेटिवली सोचता है, वो नेगेटिवली ऑटोमेटिक थॉट्स उसको आते हैं, जिसको हम एनएटीज भी कहते हैं। अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये नेगेटिव व्यू ऑफ वन सेल्फ आता है ये डिप्रेशन में। दूसरे डिप्रेशन में क्या होता है, नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपीरियंस को नेगेटिवली इंटरप्रेट करते हैं, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जो हम बाद वाला जो लेक्चर है सीबीटी पे, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। तो ये डिस्टॉर्शन का मतलब है कि आपका अपनी एक्सपीरियंस को नेगेटिवली इंटरप्रेट करता है, उसकी जो वो होते हैं ना कॉग्निटिव थिंकिंग थॉट प्रोसेसेस होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसमें आता है ओवर जनरलाइजेशन, आता है मेंटल फिल्टरिंग। ओवर जनरलाइजेशन में आप छोटी सी बात पे अगर आपके पास छोटा सा ख़राब काम हो जाए तो आप उस सारी चीज़ को जो है ना वो ख़राब समझना शुरू करते हो। ओके, मेंटल फिल्टरिंग में ये होता है कि आप अच्छी चीज़ को जो है ना वो बुरी, आपके साथ जो बुरा हो जाए तो आप उसी को जो है ना उसी के बारे में सोचते हो, लेकिन जो अच्छा आपके पास हो जाए तो उसी के बारे में आप नहीं सोचते। डिसक्वालीफाइंग पॉजिटिव, आप पॉजिटिव चीज़ों को जो है ना वो इग्नोर करते हो, नेगेटिव को जो है ना वो एक्सेप्ट करते हो। ऑल और नथिंग
या मतलब ये है कि या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं है, मतलब ये बंदा या तो मुकम्मल ख़राब है या मुकम्मल ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो आप अपने माइंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इसको हम कहते हैं। तो ये डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये ज़्यादातर होते हैं। और नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, अब डिप्रेशन वाला पेशेंट जो है ना, फ्यूचर के बारे में भी नेगेटिव थाट्स रखते हैं। कहते हैं कि बैड थिंग्स आर मोर लाइकली टू हैपन, हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ख़राब होने वाला है, अभी तो मैं बचने वाला नहीं हूँ। और ये कहते हैं कि एक्सपेक्ट टू फेल, मैं तो फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं। तो ये कॉग्निटिव पैटर्न्स होते हैं डिप्रेशन में। अब इसी पैटर्न्स को जो है ना आपने क्या करना है, चैलेंज करना है, इसको चेंज करना है। तो इसी के लिए यूज होता है क्या, कॉग्निटिव थेरेपी। अब कॉग्निटिव थेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वो करते हैं द स्कीमा दैट लीड टू नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल आपने ये सिर्फ ये वाला पॉइंट 2 नंबर पॉइंट उठा लिया कि जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन वाला स्कीमा है इसको मैंने चेंज करना है। तो गोल आपका क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड रिस्ट्रक्चर दोज नेगेटिव स्कीमेटा दैट शेप पीपल परसेप्शन। अब ये जो नेगेटिव स्कीमेटा है, जो जिन्होंने ये परसेप्शन बनाया है, या ये जो परसेप्शन नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करता है, ये जो परसेप्शन लोगों के जहन में बनाया है, इसी परसेप्शन को आपने जो है ना पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन पे चेंज करना है। इसकी जो ओवर जनरलाइजेशन है, मेंटल पैटर्न है, डिस्क्वालीफाइंग पॉजिटिव है या ऑल और नथिंग है, तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आपने जो है ना पॉजिटिव में चेंज करनी है। तो इसको हम फिर क्या, इसी के लिए जो थेरेपी यूज होती है उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव थेरेपी। अच्छा, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर पार्ट फर्स्ट साइकोथेरेपी का। और पार्ट फर्स्ट में जो ना हमने स्पेसिफिकली बिहेवियरल साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव साइकोथेरेपी को डिटेल से डिस्कस करवा दिया। पार्ट 2 में जो है ना हम फिर पढ़ेंगे इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, फिर जो है ना इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, साइको एनालिसिस है, फिर साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी है, और फिर जो है ना कॉग्निटिव बिहेवियरल साइकोथेरेपी। इसके बाद जो है ना फिर हम पढ़ेंगे डायरेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी फिर हम डिटेल से डिस्कस करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।